यहाँ क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डन्स मेटाफिजिकल क्वालिटीज ऑफ द पोएम। तो देखिए क्या है, मेटाफिजिकल वाज द नेम गिवन टू द पोएम्स रिटन बाय डन एंड हिज फॉलोअर्स। देखिए मेटाफिजिकल ये जो है ऐसा नाम है जो कि उन सारे पोएम्स को दिया गया है ना, जिनको डन के द्वारा लिखा गया, डन और उनके फॉलोअर्स के द्वारा। मतलब सीधा ऐसे समझो, जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोएट थे और मेटाफिजिकल पोएट के पीछे मेटाफिजिकल क्वालिटीज बताना है यहाँ पर। अ मेटाफिजिकल पोएट्री लिटरली मीन्स बियॉन्ड द फिजिकल सेंस। मेटाफिजिकल पोएट्री का मतलब होता है बियॉन्ड द फिजिकल सेंस, फिजिकल वर्ड से बियॉन्ड। मॉर्बल्स पोएम हैव आल्सो मेटाफिजिकल क्वालिटीज। मॉर्बल्स की पोएम में भी मेटाफिजिकल क्वालिटीज होती है। दे आर मार्क्ड बाय न्यूनेस, सरप्राइज, नोवेल्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। गुड मॉर्निंग। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट डचेज ऑफ माल्फी? आप डचेज ऑफ माल्फी के बारे में क्या समझते हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो डचेज ऑफ माल्फी को लिखा है जॉन वेबस्टर ने। तो वेबस्टर्स डचेज ऑफ माल्फी इज अ मेलोड्रामा। ये पहला पॉइंट हो गया। वेबस्टर का जो डचेज ऑफ माल्फी एक मेलोड्रामा है। इट हैज़ बीन पार्टिकुलरली फुल ऑफ हॉरर एंड टेरर। और ये जो है हॉरर और टेरर से भरा हुआ है। मेलोड्रामा का ही मतलब होता है दोज हु दोज डेट आर फुल ऑफ हॉरर एंड टेरर, वे जो कि हॉरर और टेरर से भरे हुए होते हैं। द एल्जाबेथन पोएट्स वर इंटरेस्टेड इन राइटिंग ट्रेजेडीज ऑफ रिवेंज। और जो एल्जाबेथन पोएट थे होते हैं, ये रिवेंज के ट्रेजेडीज में काफ़ी इंटरेस्ट, मतलब एल्जाबेथन जो पोएट हैं ये बहुत ज़्यादा ट्रेजेडीज को लिखने में काफ़ी इंटरेस्ट होते थे। और डचेज ऑफ माल्फी ड्रामा तो है ही, लेकिन ड्रामा में ट्रेजेडी है। दे हैड स्ट्रेंज गिफ्ट ऑफ मेलांकली। इनके पास एक मेलांकली की स्ट्रेंज गिफ्ट होते हैं। मतलब किनके पास? एल्जाबेथन पोएट के पास, विच इज बाउंड टू एंड एसोसिएट इटसेल्फ विद रिवेंज। थॉमस किड, देखिए थॉमस किड, मॉर्स्टर, शेक्सपियर एंड वेबस्टर आर वर ऑल एसोसिएटेड विद द रिवेंज ट्रेजिडीज। देखिए ये थॉमस किड ने लिखा था स्पेनिश ट्रेजिडी। मॉर्स्टर, शेक्सपियर ने तो जानते हो हैमलेट। और जॉन वेबस्टर, इन्होंने ये चीज़ डचेज ऑफ माल्फी, इन्होंने ये चीज़ लिखा। और ये सब जो है रिवेंज ट्रेजिडीज के ही साथ कहीं ना कहीं लिप्त थी। वेबस्टर्स डचेज ऑफ माल्फी अपेरेंटली लुक्स लाइक अ रिवेंज ट्रेजिडी। ये वेबस्टर की डचेज ऑफ माल्फी भी एक रिवेंज ट्रेजिडी की ही तरह दिखती हैं, बट इट डज नॉट कम इन द फॉर्म ऑफ रिवेंज ड्रामा। लेकिन इसको रिवेंज ड्रामा के फॉर्म में नहीं दिखाई देता है तो रिवेंज ट्रेजिडी ही, लेकिन उस फॉर्म में नहीं दिखती हैं ये चीज़ें। अकॉर्डिंग टू सिनेका अ रिवेंज प्ले मस्ट हैव थ्री क्वालिटीज। सिनेका के अनुसार रिवेंज प्ले के अंदर तीन क्वालिटी होती हैं। ध्यान दीजिए, रिवेंज प्ले में तीन क्वालिटी होती हैं। कौन सी हैं? फर्स्ट, एक तो मर्डर हैज़ बीन कॉमिटेड। सेकंड, मतलब रिवेंज प्ले में एक तो मर्डर किया जाता है, मर्डर होता है। सेकंड जो है, नेक्स्ट किन इज असाइंड विद ड्यूटी ऑफ रिवेंज। और यहाँ ड्यूटी ऑफ रिवेंज को लेकर, और मर्डर तो फाइनली होता ही है, इसमें ट्रेजिडी ट्रेजिक एंड तो होता ही है, तो वो तो पता ही है। अब यहाँ देखिए, देयर इज मिक्सचर ऑफ गुड एंड एबिल इन बोसोलाज कैरेक्टर। ये करें बोसोला। अब ये बोसोला कौन है? तो बोसोला जो है डचेज ऑफ माल्फी का कैरेक्टर है। तो बोसोला के कैरेक्टर में अच्छी चीज़ों का और बुरी चीज़ों का मिक्सचर है। इस बात को डिस्कस करो। तो बोसोलाज कैरेक्टर इज अ मिक्सचर ऑफ गुड एंड एविल। दोज हु प्रेज हिम कॉल हिम अ गुड मैन, ही लुक्स अपेरेंटली बैड। देखिए मतलब कुछ लोग इसकी प्रशंसा भी कहते हैं, यद्यपि अगर डचेज ऑफ माल्फी में देखा जाए तो ये कैसा दिखता है? बैड दिखता है, एक बैड कैरेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। लेकिन लास्ट में देखेंगे इसका एक चेंज हो गया था।
मेंटालिटी चेंज हो गई थी और इसने एंटोनियो को बचाने के लिए सोचा था, लेकिन गलती से एंटोनियो को ही मार दिया था। फ्लैशेस ऑफ गुडनेस आल्सो इन हिम, मतलब ये माना जाता है कि उसके भी अंदर जो है गुडनेस की कुछ फ्लैशेस थी, है ना। इमीडिएटली आफ्टर द मर्डर ऑफ द डचेज एंड हर सन, हाँ यहाँ पर इमीडिएटली अचानक ही आफ्टर द मर्डर ऑफ डचेज एंड हर सन, SON रहेगा। जैसे क्या होता है, बोसोला ने उसके भाई के कहने पर जैसे ही डचेज को और उसके बेटों को मारा, उसके तुरंत बाद ही डिमांड्स हर रिवार्ड फॉर फर्डिनेंड, वो फर्डिनेंड से अपने इनाम के लिए कहने लगा, बट ही गेट्स नथिंग, लेकिन फर्डिनेंड ने उसे कुछ नहीं दिया। द मर्डर ऑफ डचेज शॉक्स हर ब्रदर फर्डिनेंड, अब क्यों नहीं दिया, क्योंकि फर्डिनेंड ने जब देखा कि डचेज मर गई है तो मरी हुई डचेज का चेहरा देखकर बहुत ज़्यादा शॉक रह गया। डेट ही रिपेंट्स फॉर द मर्डर एंड आल्सो थ्रेटन्स बोसोला विद पनिशमेंट फॉर द मर्डर, और जो है वो जो है इस मर्डर को लेकर बहुत ज़्यादा पछतावा करने लगा फर्डिनेंड, और जो है बोसोला को भी कहने लगा तुमने मेरी बात क्यों मानी। द ड्यूक टेल्स हिम, और ड्यूक उसे बताते हैं, क्या बताते हैं, सी लाइक अ ब्लडी फूल दाउ हैस्ट torpedoed her life. Next, what write a short note on scenes of horror and terror in the Duchess of Malfi. जैसे देखो, डचेज ऑफ माल्फी आपका पहला नंबर मेलो ड्रामा है, तो मेलो ड्रामा का मतलब ही होता है जहाँ पर हॉरर और टेरर सीन क्रिएट की जाती हैं, वो मेलो ड्रामा है। तो इस पर शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। वेबस्टर्स picturization of the scenes of terror is worthy of praise. When the play opens, we look to the charming beauty of the Duchess. जैसे जब प्ले शुरू होता है तो यहाँ पर डचेज की एक चार्मिंग ब्यूटी की बात होती है। शी इज चार्मिंग, शी इज ग्लैमरस एंड लस्ट फॉर हर ब्यूटी इज अ नोबल वन ऑफ द नोबलेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। इट इज़ द पर्सनालिटी ऑफ द डचेज that the people behold her pageantly and she beholds the horror before her. Duchess, whose frail flesh demands satisfaction of the sense, is placed in the agony of despair surrounded by the torture and torments. जैसे क्या होता है, जब डचेज को बंदी बना लिया जाता है तो इसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है और इसके ऊपर ऐसे मरे हुए व्यक्ति का हाथ फेंका जाता है, पागलों को आसपास छोड़ दिया जाता है, तो यही होता है इसमें। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी ऑफ मैनर्स के एप्पल नंबर कॉमेडी ऑफ मैनर्स में किसको लिखा गया है, तो डचेज ऑफ माल्फी को लिखा गया है क्या, देखिए। व्हेन द सोर्स ऑफ कॉमेडी इज आर्टिफिशियल मैनर्स, जब कॉमेडी का सोर्स कुछ ऐसा हो, आर्टिफिशियल मैनर हो, the comic dramatists have to devote themselves to the external details of life, the fashions of the contemporary society, its manners, its interest, and its artificial way of speaking. They described the fashionable drawing rooms, coffee houses, the streets, and dress of characters. Their characters were people interested in fashion. The themes of these plays were the harms caused by artificial manners. The plot developed on this line how people like artificial manners and run behind fashionable way of living, but when complications are created by the blind flowing blind following, the message is brought to light that life is happy in its natural form। मतलब कॉमेडी ऑफ मैनर्स में एक तरह से ऐसे समझ लो, इसमें कंटेम्प्रोरी सोसाइटी के फैशंस को दिखाया जाता है ना, और एक तरह से एक्सटर्नल डिटेल ऑफ लाइफ को शो किया जाता है, तो यही चीज़ें होती हैं। अच्छा नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, द रेप ऑफ द लॉक इज अ कमेंट अपॉन द 18th सेंचुरी इंग्लैंड। ये करें, 18th सेंचुरी इंग्लैंड में अरिस्टोक्रेसी फैमिली के लोगों पर ये सैटायर किया गया है रेप ऑफ द लॉक के थ्रू। इस पर डिस्कस करो, ठीक है। पोप, यानी कि पोप का मतलब अलेक्जेंडर पोप ने रेप ऑफ द लॉक लिखा।
Pope is rightly called the representative of the 18th century life in England. अलेक्जेंडर पोप को रिप्रेजेंटेटर कहा जाता है ऑफ द 18th सेंचुरी लाइफ इन इंग्लैंड, मतलब 18th सेंचुरी का रिप्रेजेंटेटिव एज किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर पोप को. पोप हैज मिरर्ड इन द रेप ऑफ द लॉक द पिक्चर ऑफ 18th सेंचुरी इंग्लैंड, मतलब 18th सेंचुरी इंग्लैंड की पिक्चर को रेप ऑफ द लॉक के थ्रू दिखाया गया है. द मेरिट्स एंड वॉइसेस टेस्ट्स एंड फैशंस ऑफ द एज, उनके एज की क्या मेरिट थी, क्या डीमेरिट थी, इन्हीं सबको दिखाया गया है. और एंड हैव बीन फुली पिक्चर्स पिक्चराइज्ड इन हिज पोएम्स, और इनको जैसे रेप ऑफ द लॉक पोएम के फॉर्म में लिखा गया, तो पोएम के फॉर्म में इसको अच्छे से लिखा गया है. द पोएट डिस्क्राइब्स द सोशल प्लीजेंट्री ऑफ अटेंडिंग क्लब एंड कॉफ़ी हाउसेस, द हैबिट्स ऑफ ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग, वही चीज़ मतलब ऐसी आदतें लगी थी कि ड्रिंकिंग करने की, गैम्बलिंग करने की, कॉफ़ी हाउस या क्लब में समय बिताने की, डिजायर टू सो सुप्रीम ओवर अदर्स, अपने आप को दूसरों से सुप्रीम दिखाने की, सबमिशन टू फैशन, लव, प्राइड, वैनिटी, इन्हीं सबको उस एज में 10th सेंचुरी में फोकस किया जाता था. रेप ऑफ द लॉक के थ्रू इन सबको दिखाया गया है. द रेप ऑफ द लॉक इज अ नीट एंड परफेक्ट पिक्चर ऑफ द फेमिनिन frivolities of the upper class of the society and of the gay ideal gallantries and luxuries of their male counterparts. Now books were not judged on merit, praise or abuse of the books, and others were subjected to the principles of the others. The fashionable people appeared in the clubs and coffee houses to display their bits. It is a masterpiece of satirical poetry. It ridicules the laziness, frivolities, vanities, follies of fashionable men and women of the 18th century. कुल मिलाकर रेप ऑफ द लॉक के थ्रू 18th सेंचुरी में क्या कमियां थीं, क्या अच्छाइयां थीं, इन्हीं चीज़ को एक सैटारिकल फॉर्म में, वो भी पोएम के फॉर्म में दिखाया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ ग्रेट फंक्शन ऑफ पोएट्री. तो यहाँ देखिए, प्लेटो हैड एम्फेसाइज्ड ऑन द मोरल पर्पज ऑफ पोएट्री. प्लेटो ने पोएट्री के मोरल पर्पज पर जोर दिया है. दोज हु एडवोकेटेड आर्ट फॉर आर्ट्स सेक कंसिडर्ड पोएट्री एज एन एंगल ऑफ जॉय एंड डिलाइट. एरिस्टोटल एम्फेस्ड अपॉन द कैथरे cathartic value of poetry. Spencer beautifully blended the both moral edif- edification and the amusive purpose of literature. Write a short note on grand style of Milton. मिल्टन ने कौन सी स्टाइल का यूज किया, तो इस पर शॉर्ट नोट. तो मिल्टन ने जो ग्रैंड स्टाइल का यूज किया वो क्या है, एक तो इन्होंने सिंप्लिसिटी को डाला है. ड्राइडन गेव हिम प्लेस हायर देन होमर एंड वर्जिल. ड्राइडन जो हैं अलेक्जेंडर पोप को होमर और वर्जिल से भी ऊंचा मानते हैं, ऊंचा दर्जा देते हैं. डॉक्टर जॉनसन कॉल्ड हिज स्टाइल द ग्रैंड स्टाइल. डॉक्टर जॉनसन उनकी स्टाइल को ग्रैंड स्टाइल के नाम से जानते हैं. मैथ्यू आर्नोल्ड आल्सो इन हिज बुक एसेज इन क्रिटिसिज्म कॉल्ड हिज स्टाइल ग्रैंड. मैथ्यू आर्नोल्ड ने अपनी किताब एसेज इन क्रिटिसिज्म में उनकी स्टाइल को ग्रैंड स्टाइल का दर्जा दिया है. इन द ओपिनियन ऑफ मैथ्यू आर्नोल्ड, मिल्टन इज अ ग्रेट आर्टिस्ट इन द ग्रेट स्टाइल. मतलब मिल्टन एक ग्रेट स्टाइल में ग्रेट आर्टिस्ट हैं, ये मिल्टन के अनुसार है. द माइटी पावर ऑफ हिज पोएट इज जनरली एडमिटेड. द पावर ऑफ ग्रेट स्टाइल इज सीन इन द रिफाइनिंग एंड elevating influence exercised by it on the soul of his readers. Milton aimed at the high ideas of excellent poetry and the connected literature with life. According to Longinus, there are 5 elements of a grand style. देखिए ग्रैंड स्टाइल के 5 elements होते हैं. एक तो लॉफ्टी थॉट्स एंड कॉन्सेप्टर, दूसरा स्ट्रॉन्ग पैसन, तीसरा इंटेंस एंड एक्टिव एंड स्किलफुल यूज ऑफ फिगर्स विच शुड बी
utterance of the high excited sentiment and emotion are the element of the grand style. पांचों again appropriate diction or combination of vivid and telling words long and short are called grand style.